सो लास्ट क्लास में हमारा लेक्चर 2 हुआ था गवर्नमेंट बजट का। बहुत इजी चैप्टर है, तो आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑनलाइन क्लास में। तो ये ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम होम ड्यू टू सम रीजंस। आज क्लास इंस्टॉल पॉसिबल नहीं थी, वहाँ पर प्रॉपर पावर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो एसीज और प्रोजेक्टर का प्रॉब्लम रहता है। तो क्लास हम घर से ले रहे हैं, बट आपको इंटरफेस सेम ही नज़र आ रहा होगा, कोई चेंज नहीं आ रही होगी इसमें। तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स का किया था, और सेकंड में हमने गवर्नमेंट बजट चैप्टर के स्ट्रक्चर की बात की थी। और स्ट्रक्चर में दो बातें आती हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, राइट। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग आता है, और हमने इसको नोट्स में से भी किया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करके आपको अपडेट कर देता हूँ, आपको याद आ जाएगा हमने क्या क्या किया था। हमने देखा था कि जो रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट में दो वर्ड्स आते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने सिर्फ अभी एक कंटेंट की बात की है, क्योंकि सबसे बड़ा कंटेंट है ये। गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा कंटेंट है वो है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या मीनिंग क्या बताया था, याद है किसी को? यस एवरीवन, एनी ऑफ यू? रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? यस वन। सो जो डेली की अर्निंग्स होती हैं। लेकिन वो तो एक मीनिंग वैसे हो गया ना, लिखेंगे कैसे हम इसको? कैसे लिखेंगे हम इसको? हम इसको लिखेंगे कि दोज रिसीट्स विच, हाँ जी कौन बताएगा? हैंड रेज मत करो, डायरेक्टली बता सकते हो। During the normal course of business. नॉट गेटिंग यू, दोबारा बताएं। हाँ जी बताओ, दोबारा बताओ। So during the normal course of business. हम्म, So incomes of government which do not affect liabilities and assets. अभी भी आंसर प्रॉपर नहीं है। Sir, income of government due to which assets are not decrease and liabilities are not increase of the government. इंक्रीजिंग। सो दोज रिसीट्स, देखो इसको प्रॉपर याद करना पड़ेगा आपको। दोज रिसीट्स विच डू नॉट, यही लैंग्वेज आपको यूज करनी है, नोट्स में भी ये लिख के दिया मैंने आपको। देखो जब आप इकोनॉमिक्स क्लास में आते हो ना, तो प्रीवियस का पूरा पार्ट पढ़ के आना है, यही होमवर्क होता है। आप इसको समझते नहीं हो, आप बस ऐसे ही आ जाते हो। परसों जो क्लास हुई थी, बस ट्यूसडे गए, घर गए और अब फिर वापस आ गए हो। आपको लगता है कि सब समझ तो आगे क्या पढ़ना है, उसको पढ़कर उसको प्रॉपर याद भी करना है। विच डू नॉट इंक्रीज liabilities ऑफ द गवर्नमेंट और डिक्रीज गवर्नमेंट एसेट। वो पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है और उसके मिलने के बाद ना गवर्नमेंट का liabilities बढ़ता है, ना गवर्नमेंट का एसेट्स कम होता है, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और उसमें दो तरह की होती है, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल की बात कर ली थी, टैक्स क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं। और टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नोट्स में और भी टाइप्स दी थी, लेकिन यही मेन टाइप है। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का हमने डिफरेंस भी समझा था। यहाँ तक लास्ट क्लास हुई थी, बहुत सी बातें डिटेल में हुई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बाकी, आप इसमें जैसे बुक में जाओगे तो वो आपको एग्जाम्पल देंगे कि बताओ डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। जो डायरेक्ट आपको इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली आपकी किसी चीज पे लग रहा है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी पे लग रहा है, आपकी एसेट्स पे लग रहा है, आपकी इनकम पे, आपकी वेल्थ पे, आपके गिफ्ट पे, मतलब जो सीधा आप पे लग रहा है, वो है डायरेक्ट टैक्स। जैसे सपोज मैं बॉक्सिंग करता हूँ, पंचिंग करता हूँ, तो सीधा अगर आप मेरे सामने आप आ जाते हो तो मैं सीधा आपको पंच करता हूँ, सीधा आपको लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा, मेरा पंच सीधा आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं किसी और को बोलता हूँ, अब क्योंकि मैं तो बॉक्सिंग करता नहीं हूँ, मैं तो पंच लगाता नहीं हूँ, तो मैंने किसी और को बोल दिया कि बेटा तुम्हारे साथ जो स्टूडेंट बैठे ना, तुम इसके एक पंच लगाओ। अब लगा तो आपको ही, दोनों केस में आई गेटिंग माय पॉइंट, पंच आपको ही लगा, लेकिन मैंने लगाया या किसी और से लगाया?
क्लास में ऐसा होता है ना, कई बार या तो मैं आपको कुछ बोलता हूँ डायरेक्टली, या किसी स्टूडेंट के थ्रू आपको मैसेज देता हूँ कि बेटा उसको बोलो कि उसने ऐसे करना है, तो मैसेज आप तक ही पहुंचा, लेकिन मैंने दिया या आपके फ्रेंड ने आपको वो मैसेज दिया, व्हाटएवर। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स कौन पे कर रहा है? टैक्स पेयर वही हाउस होल्ड है, फर्म है, इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस हाउस है, कंपनी है। डायरेक्टली तो लगेगा उसकी वेल्थ पे, प्रॉपर्टी पे, ठीक है। कैपिटल गेन भी प्रॉपर्टी के ऊपर होता है बस, या कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स को बोलते हैं, ये सब डायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट है वो कौन सा है? ओनली जीएसटी। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट है। अच्छा, कैपिटल गेन जानते हो, आजकल बजट की बातें हो रही हैं, परसों रात को मैंने बजट को लेके भी शेयर की थी एक पूरा पीडीएफ आपको, और न्यूज़पेपर में भी नेक्स्ट डे आपने मॉर्निंग में अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बाय चांस की बात है, बजट जब हमारा कंट्री में आया जुलाई में, तो अब आपका बजट चैप्टर चल रहा है। इट्स ए कोइंसिडेंस, है ना। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि फेब में आता है बजट और तब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, तब तो आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं जब बजट आता है या वो टाइम चल रहा होता है। तो लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट अभी बिल्कुल न्यू फ्रेम हुई है, तो अब जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है इस टाइम, और वो आपको पता है इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो ओनली बीजेपी नहीं है, कई पार्टीज के कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट बनी है। तो आप सबने मिलकर एक बजट प्रपोज किया है, लेकिन ये प्रपोज्ड बजट है, इसमें से कितनी बातें मानी जाएंगी या नहीं, ये पार्लियामेंट में अब बहस होगी। देयर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। तो वहां पर जितने भी इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, जो हमने जिनको इलेक्ट करके भेजा है, तो वो लोग सब, चाहे ओपोजिशन रूलिंग पार्टीज जो भी हैं, वो वहां पे अब बहसबाजी करेंगे। आपको पता है वहां का एटमोसफेयर कैसा होता है, लेकिन आपकी क्लास से भी बुरा होता है ना, जब आप लोग आप जब टीचर नहीं होता तो तुम लोग जब लगे होते हो आपस में, लेकिन पूरा मंडी बना होता है वो क्लासरूम। स्कूल में भी और ट्यूशन पे भी ऐसे ही होता है, फिर जब मैं अंदर आता हूँ तो बोलता हूँ साइलेंट साइलेंट, है ना। तो उससे भी बुरा हाल होता है वहाँ पे। हम लोग तो फिर भी एजुकेटेड हैं, तो हम एक अच्छी बात में रहते हैं, तो वो पता नहीं कौन कौन बैठे होते हैं वहाँ पे। बस ठीक है, मिनिस्टर्स हैं तो वो बात करते हैं, कईयों का लैंग्वेज भी अच्छा नहीं होता, तो वो अब बहस होगी उसके ऊपर। ओपोजिट क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी है, मान लो बीजेपी है, तो उसने जो बनाया, बाकी लोग ओपोजिशन वाले उसको हमेशा क्या करेंगे, अगेंस्ट उसके बात करेंगे। खैर जो भी है वहां पे डिसाइड हो जाएगा, और डिसाइड होने के बाद एक एक्ट बनेगा जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। हर साल रिवाइज होता है, और फिर उसमें जो जो बातें डिसाइड होंगी विद इन द टाइम, वो बातें अप्लाई होंगी इस साल के ईयर पे। अच्छा, इस ईयर का टैक्स हमने इस साल तो भरना नहीं है, इस ईयर का टैक्स हमने कब भरना है? अगले साल भरना है। तो इस ईयर जो भी डिसाइड होगा, चाहे दिसंबर तक डिसाइड हो जाए, कोई बात नहीं, टैक्स तो हमने मार्च के बाद ही करना है उसका कैलकुलेशन, इसलिए ये बातें आराम से डिस्कस हो जाएंगी। तो उसमें भी आप देखोगे न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, वहां पे एक बहुत अच्छा कॉलम बना हुआ था, मैंने देखा न्यूज़पेपर में, रीड किया, और पीडीएफ तो आपको शेयर की थी। वहां पे आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए, आजकल क्योंकि बातें हो रही हैं बजट की। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और आपने उसको विद इमीडिएट इफेक्ट जल्दी एक साल में बेच दिया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपको उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट हो गया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। प्रॉपर्टी आपकी है, पर जब आप उसको खरीद कर बेचते हो, वैसे देखा जाए इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंने एक प्लॉट खरीदा, 2 महीने बाद या एक साल बाद प्लॉट का रेट बढ़ गया, मैंने बेच दिया, मुझे प्रॉफिट हो गया। अब गवर्नमेंट को इसमें भी शेयर चाहिए, क्योंकि है ये शॉर्ट टर्म गेन है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट के एफर्ट से बढ़ती है। ये आज आपको समझाऊंगा, हमारे प्लॉट की वैल्यू कैसे गवर्नमेंट के रीजन से बढ़ती है। गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, जहां मेरा खाली प्लॉट पड़े ना, अगर उसके आगे रोड बन जाएगी, नई रोड बन जाएगी, उसके आगे का सीवरेज ठीक हो जाएगा, मेरे प्लॉट की वैल्यू 5 लाख बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर 10% आपसे मांग रही है, सीधी सा हिसाब है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, जब आप उस प्रॉपर्टी को आप अपने पास रखते हो एक लॉन्ग टाइम के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद आप उसको बेचते हो और फिर वो उस पर प्रॉफिट होता है, तो वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब मान लो किसी कंपनी के, मान लो आपने शेयर मार्केट में, बहुत से स्टूडेंट्स शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, इस एज में आके मैंने देखा है आज की डेट में शेयर मार्केट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है बच्चों का, राइट। को हमारे कॉमर्स स्टूडेंट भी बात कर रहे थे आपस में। तो शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो, तो क्या होता है, अगर आपने शेयर खरीद के रख लिया 4-5 साल रख लिया और उसका वैल्यू बढ़ गया, 4-5 साल बाद तो हर चीज का रेट बढ़ जाता है, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हैं, तो वो भी आपको उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। बाकी इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचते हम,
तो टैक्स दो तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ भी हो, गवर्नमेंट की ये इनकम है, डे टू डे इनकम है जो गवर्नमेंट को पब्लिक से मिलती है और गवर्नमेंट कभी इसको वापस नहीं करेगी। अब आते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स पे। अच्छा, आपको जो नोट्स बना के दिए मैंने, नोट्स में भी बिल्कुल सेम इसी वे में इसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स, तो आप कर सकते हो वहां से भी। अब आते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। ये भी बेटा हमारी रेवेन्यू रिसीट्स ही होती हैं। कौन सी रिसीट्स हैं ये? रेवेन्यू है, क्योंकि इसकी भी वही दो फीचर्स हैं। इससे ना तो एसेट्स कम होती हैं ना ही लायबिलिटीज बढ़ती हैं, मतलब ये गवर्नमेंट के लिए फ्री की इनकम है। ये गवर्नमेंट के लिए फ्री की इनकम है, बट टैक्स से नहीं है। इससे पहले हमने जितने भी पॉइंट पढ़े कल, वो क्या थे? टैक्स से रिलेटेड पॉइंट थे। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कोई भी टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहे हैं, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और पे, या इनडायरेक्ट टैक्स है, वो आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे, वो आप गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर पे कर रहे हो, पहले सेलर को और सेलर फिर गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो फाइनली दो बातें फाइनलाइज हैं, मिलेगा गवर्नमेंट को ही, दोगे आप ही, जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड्स। आप या आपके पेरेंट्स या फिर कोई बिजनेस हाउस, पे तो वही करेगा और पे गवर्नमेंट करेगा, बीच में मीडियोकर आ गया सेलर्स। लेकिन अब जो है वो है नॉन टैक्स रिसीट्स, इसमें टैक्स ही नहीं है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तो क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट और कितने वेज हैं बेटा, यही आज का हमारा टॉपिक है, और क्या क्या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है जो टैक्स नहीं होता। पहला है फीस। गवर्नमेंट जब आपसे फीस लेती है तो बदले में आपको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट भी देती होगी, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे क्या ले रही है? फीस ले रही है। जैसे कोर्ट फीस होती है, कोर्ट में अगर आप कोई केस करोगे तो आपको पहले आपको कोर्ट को फीस देनी होगी, माइनर सी फीस होती है, वो आपको पे करनी होगी। आप एक बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो, उसकी फीस है। डेथ सर्टिफिकेट की भी फीस है। आप कोई एफिडेविट बना रहे हो गवर्नमेंट से, अपना एज प्रूफ का, कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आपने तब भी एफिडेविट बनेगा। तो हर चीज की गवर्नमेंट आपसे एक फीस लेती है, और वो जो फीस गवर्नमेंट आपसे ले रही है उसके बदले में आपको एक सर्विस भी दे रही है, राइट। और वो फीस कितनी है? उस सर्विस की कॉस्ट के इक्वल है वो फीस। ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट हमसे प्रॉफिट नहीं कमा रही। अगर कोर्ट में केस चल रहा है और आपने कोर्ट की फीस हो रही 5,000, अगर यही सोचो बेटा प्राइवेट होता, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होती कोर्ट, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट की सैलरी कितनी ज्यादा होती है ना। वो लाइक ये ऐसा बन जाता है जैसे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन सेंटर्स हैं। जितना बड़ा कोई डॉक्टर या टीचर है, जितनी बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन है, उतनी उसका फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है। फिर ऐसा हो जाता है, अब कोर्ट तो बहुत बड़ी होती है, कितने एजुकेटेड वहाँ पे मिनिस्टर वो हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, जजेस हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट है हमारी इंडिया की, वहाँ के जजेस तो सबसे ऊपर हैं। तो उनकी फीस कितनी है सर? 5,000, 4,000। उससे ज्यादा तो हमारे पीओन की फीस है। इसका मतलब गवर्नमेंट आपसे, चाहे गवर्नमेंट जजेस को लाखों रुपए देती हो, उन पे ऊपर जो मर्जी पैसा खर्च करती हो, आपसे तो नहीं ले रही ना। जबकि प्राइवेट स्कूल अगर अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को अच्छी सैलरी दे रहा है और वो आपसे चार्जेस ले रहा है, तो वो आपकी फीस बढ़ाता जाएगा इस नाम से कि वो उनको पे कर रहा है। आपके स्कूल का इंफ्रा अच्छा होगा, आपकी फीस बढ़ जाएगी। आपके क्लासरूम से एसी होंगे, फीस आपकी बढ़ जाएगी। जबकि ये सब कुछ गवर्नमेंट में मिलेगा आपको। कोर्ट भी एसी रूम होगा, लेकिन फीस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट आपको जो सर्विस दे रही है, वट एवर सर्विस इज गिविंग। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी बन जाती है, लैब बन जाती है, इंफ्रा अच्छा हो जाता है, वहाँ के क्लासरूम्स में फर्नीचर नहीं आ जाता है, कभी फीस नहीं बढ़ेगी गवर्नमेंट स्कूल की, क्योंकि वो आपसे जो फीस ले रहे हैं वो सर्विसेज के इक्वल ले रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इनमें जो उनकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट क्या है? टीचर्स की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी, उसके बराबर वो आपसे पैसा ले लेते हैं। गवर्नमेंट खुद का प्रॉफिट ऐड नहीं करती। ये फीस का एक सबसे बड़ा फीचर है, ठीक है। मैंने बाकी सब एग्जाम्पल बता दिए आपको। कंपल्सरी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको 50 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। कितनी कम फीस है। यही अगर रिलायंस कंपनी का होता, एलजी का होता, एयरटेल का होता, है ना, सैमसंग, ऐसा होता कुछ, आईफोन का होता बर्थ सर्टिफिकेट, तो फिर आप बोलते आईफोन से बनवाओगे तो ज्यादा अच्छा बनता है, वो हार्ड शीट पे बनता है, कलरफुल बनता है।
है ना, उसकी वैलिडिटी ज्यादा है, तो फिर वो ऐसे आपसे 500 रुपये लेते। गवर्नमेंट नहीं कह रही, गवर्नमेंट तो आपसे 50 ही लेगी, चाहे वो आपको जैसा मर्जी पेपर दे। तो कंपल्सरी पेमेंट है। दूसरा, फीस एक स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए। बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है? आपको कोई सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, बदले में कुछ भी सर्विस दे रही है, कुछ बना के दे रही है सर्टिफिकेट, आपको कोई फैसिलिटी दिला रही है, ठीक है। कभी भी फीस के अंदर प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए फीस बेटा कभी भी कंपल्सरी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। गवर्नमेंट जो आपसे फीस ले रही है, मतलब गवर्नमेंट का ये बिजनेस नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बना के देना, एफिडेविट बना के देना। गवर्नमेंट सिर्फ आपको एक बेनिफिट दे रही है, इसलिए गवर्नमेंट आपसे फीस लेती है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इनकम है इस टाइम, वो है लाइसेंस और परमिट फीस। बहुत बड़ा इनकम है बेटा, बहुत बड़ा। अगर मैं बोलूँ कि वाइन शॉप की लाइसेंस फीस बहुत ज्यादा होती है, एक साल का 1 करोड़ 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं, मतलब 2-2.5 करोड़ से शुरू होता है ना। किसी किसी वाइन शॉप का तो 5 करोड़ 10 करोड़ भी जाता है, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो इसलिए जितनी वाइन शॉप्स हैं कहीं भी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे होती हैं 1 ईयर के, और 1 ईयर के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अलाउ होगा नहीं होगा उस प्लेस पर, उस पर्सन को, सेम पर्सन को, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। बट आपको लाइसेंस या परमिट मिलता है 1 साल का। ऐसे ही ट्रक चलाने का परमिट होता है, एक नेशनल परमिट होता है। उसमें क्या क्या होता है, मेरा ट्रक या मेरी बस या मेरी कैब पूरे नेशन में कहीं भी घूम सकती है। एक होता है मेरे पास परमिट सिर्फ पंजाब का है, तो मेरी कैब सिर्फ पंजाब में चलती है। तो जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं, इनकी लाइफ में ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है। कैब ड्राइवर की ये लाइफ होती है कि परमिट कौन सा है उनके पास। तो अगर मैंने जैसे किसी कैब ड्राइवर को बोला कि मुझे हिमाचल में जाना है सोलन, तो उसे मना कर दिया, कहता सर मेरे पास तो परमिट सिर्फ पंजाब का ही है। पंजाब में कहाँ जाना है? बोलो अमृतसर ले जाऊँ आपको, तो मुझे नहीं जाना अमृतसर, लेकिन मुझे सोलन जाना है। तो फिर मुझे कैब चेंज करनी पड़ी। मुझे वही कैब लेके जाएगी सोलन हिमाचल में, जिसके पास सोलन या हिमाचल जाने का परमिट होगा, या उसको लेना पड़ेगा। अब मेरे एक टूर के लिए तो वो लेगा नहीं परमिट पूरे महीने का, जो परमिट 1 मंथ का मिलता है, इसका मतलब, या 2 मंथ्स का मिलता है, वट एवर द रूल्स। तो इसलिए परमिट फीस और लाइसेंस फीस गवर्नमेंट जब लेती है, तो वहां, और सबसे नोटेड पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पे कोई सर्विस देती नहीं है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कौन बनाता है? क्या प्राइवेट कंपनी से? कोई नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाती है गवर्नमेंट, लेकिन ड्राइविंग सिखाती नहीं है। उल्टा बोलती है ड्राइविंग सीख के आओ, टेस्ट जरूर लेती है उसका, टफ टेस्ट ले सकती है आपका, फेल भी कर सकती है आपको। आप बोलो कि सिखाओ तो सही पहले, आप किस चीज के पैसे ले रहे हो? बोलेंगे हम पैसे ड्राइविंग सिखाने के ले रहे, वो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं उसके लिए। हम आपको सिर्फ चेक करके अलाउ करेंगे कि तुम ड्राइविंग करने के लायक हो या नहीं, ठीक है। तो उस चीज का वो आपसे 1,000-1,500 रुपए चार्ज लेते हैं, और आपका लाइसेंस बन जाता है 10 साल 15 साल का, वट एवर। तो इसका मतलब आपको एक फैसिलिटी नहीं मिली, आपको सिर्फ एक परमिशन मिली। परमिशन देने के पैसे ले रही है गवर्नमेंट। तो बहुत बड़ा फर्क है फीस और लाइसेंस में। बुक से पढ़ लेना, या मैंने नोट्स आपको दिए हुए हैं, नोट्स में बहुत अच्छे से लिख के दिया मैंने आपको। एक डिफरेंस यही है, फीस के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक हमें क्या देगी? बेनिफिट देगी। और ये बहुत इजी लेक्चर है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, और मुझे लगता है इस लेक्चर के लिए तो हमें कभी ऑफलाइन मिलने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपना या आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मुझे। बहुत अच्छा लेक्चर आज का ये, नॉलेजफुल लेक्चर है, इंटरेस्टिंग भी है। फीस के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने सर्विस दी, पर लाइसेंस परमिट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कोई सर्विस नहीं दी, सिर्फ आपको एक परमिशन मिली है किसी भी एक वर्क को करने की। ठीक है। बाकी मैं नोट्स कभी रीड करता नहीं हूँ या बुक को, बहुत रेयर चांस में होता है जब कोई टिपिकल थ्योरी आती है। इसमें जो लिखा है आपको समझा दिया। अब आता है थर्ड, स्पेशल असेसमेंट डेटा। स्पेशल असेसमेंट क्या होती है? स्पेशल असेसमेंट का मीनिंग होता है, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, सुन लीजिए ध्यान से। मैंने मान लो ये ना बहुत से लोग यूज भी करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी में बहुत रिच हो जाते हैं ना, उन लोगों के दिमाग में प्लान्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं इस टाइम, जैसे मान लो मेरे पास कुछ पैसा सरप्लस पड़ा है जिसे मैं प्रॉपर्टी में लगाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ना प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए एक बहुत ही रिमोट एरिया में, मतलब यहाँ से मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर आगे जाकर, 15-20 किलोमीटर दूर आकर, जहाँ ना कुछ नहीं है इस टाइम, वहां प्रॉपर्टी मिलेगी बहुत सस्ती। मेरे घर के साथ का प्लॉट अगर मुझे मिलता है से 50 लाख में, लेकिन मेरे घर के 20 किलोमीटर आगे जहाँ कोई नहीं है, अभी इस टाइम ग्रोथ नहीं है, वहां मुझे 50 लाख में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
बहुत से लोगों ने ऐसे ही पैसा कमाया प्रॉपर्टी में, बहुत रिच बने आज की डेट में, क्योंकि 10 साल बाद वो बड़े रिच हो जाते हैं। आज नहीं होंगे पर 10 साल बाद होंगे। तो ऐसे ही जो आज रिच है प्रॉपर्टी में, हम सुनते हैं ना बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसका शोरूम है, बहुत प्रॉपर्टीज हैं, उसने क्योंकि 30-40 ईयर्स पहले वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी थी, यहाँ कुछ नहीं था। जहाँ आपका घर है, यहाँ मेरा घर है, 40 साल पहले वहां कुछ नहीं था। आज जिसके पास है वो रिच बन जाते हैं। तो आपको 50 लाख लाना चाहिए वहां जहां आज तक कुछ नहीं है। अब होगा क्या, सुनिए ध्यान से बेटा, ये बड़ी मजेदार बात है। आपको यूज करेगा, अगर उसको नॉलेज है तो यूज करेगा वो, तो आप इसको लाइफ में यूज करिए। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम एक प्लॉट खरीदेंगे। ये प्लॉट मैंने खरीदा से 10 लाख का, इसके आसपास एग्रीकल्चर लैंड होगी, इतना बुरा हाल होगा यहाँ पे आसपास ना, आप वहां पे 10 मिनट रुक भी नहीं पाओगे। ऐसी लैंड खरीदनी है रिमोट एरियाज में, ठीक है, आसपास कुछ नहीं है, खरीद के ना भूल जाओ बस। सोचो कि वो पैसा आपका बेकार गया। आपने ऐसी जगह लैंड खरीद ली ना, यहाँ पे तुम रुक सकते हो, ना रह सकते हो, ना घर बना सकते हो, ना शोरूम बना सकते हो, ना वहां से कोई रेंटल इनकम आएगी। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर 10 साल के बाद जाना है। आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा, बता सकते हैं आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा? बताइए, आप 10 साल के बाद जाओगे तो क्या होगा 10 साल बाद? सर एरिया डेवलप होगा। और एनी ऑफ यू? रेट्स इन्फ्लेट होंगे। रेट्स की बात नहीं करते, बाकी बात करते हैं। अब वहां क्या होगा बेटा, एरिया डेवलप हो जाएगा। एरिया डेवलप में क्या होगा, आप देखोगे 10 साल पहले जहां आप गए थे, 10 लाख की लैंड खर्च, बहुत बड़ी बात नहीं है 10 लाख रुपया, कहीं भी लगा के छोड़ दो। क्योंकि तुम अगर किसी सेक्टर में या अपने घर के पास जहाँ पे तुम रह रहे हो वहां खरीदोगे तो 10 लाख में कुछ आएगा नहीं, लेकिन आउटर एरिया में आ जाएगा कहीं ना कहीं। 10 साल के बाद वहां पे रोड बन जाएगी, ठीक है, सीवरेज का वर्क हो जाएगा, वहां पे वायरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पे वाटर की सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी, वहां पर आसपास घर बनने शुरू हो जाएंगे, शोरूम्स मार्केट आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर तुम रिसेंट एग्जांपल देखो, आप न्यू चंडीगढ़ में जाओगे, चंडीगढ़ से बाहर, तो आपको बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टी मिलेगी। आज कॉस्टली है, 15 साल पहले नहीं थी। 15 साल पहले वहां जंगल था, कोई भी खरीदता बड़ी सस्ती मिलती थी। आप जाओ मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरिया, एयरपोर्ट रोड पे, तो 15 ईयर्स या 10 साल पहले वहां कुछ नहीं था, लेकिन जिनको नॉलेज थी कि यहाँ बहुत कुछ बनने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, मोहाली नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास, उस एरिया का आपको पता ही है क्या क्या हम बोलते हैं, उस पूरा एरिया जो मोहाली में डेवलप हुआ है वो बहुत कॉस्टली है इस टाइम पे, ठीक है, बहुत पॉश एरिया बन गया है। लेकिन 10 साल पहले नहीं था, तो वो 10 साल पहले वहां क्या, वही फॉरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड थी। पर 10 से 15 साल में गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, बहुत सी कंपनीज आ गई, फ्लैट्स बन गए, सोसाइटीज बन गई, स्कूल बन गए, वहां पर हॉस्पिटल्स हो गए वहां पे आसपास, तो एरिया डेवलप हो गया। अब गवर्नमेंट आपसे ये बोलती है, ड्यू टू दीज वर्क्स, आपने तो कुछ नहीं किया उसमें से, आप तो 10 लाख का, आप तो 10 लाख का प्लॉट खरीदने के बाद चुपचाप आके घर पे सो गए, आपने 1 रुपया भी, बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ मैं, बोले जी, वो बर्तन कहाँ रखा है सबने? टंकी के ऊपर रखा हुआ है। मुझे देख रहा हूँ कि ये मैं खोल रहा हूँ। चुप ले। समय इकट्ठा करके रख। हेलो, इज ऑडिबल एवरीवन? सॉरी बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉल थी, तो स्टार्ट करें आगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्लॉट हमने 10 साल पहले 10 लाख का परचेज किया था, हमने परचेज करके कुछ नहीं किया, हम परचेज करके घर वापस आके सो गए,
10 साल में गवर्नमेंट ने वहाँ रोड, सीवरेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ की डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी, आसपास बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई, घर बनने, शोरूम्स, मार्केट सब आ गई। अब क्या होगा? अब होगा मैजिक। आपका ये शोरूम जो 10 लाख का था वो हो जाएगा 50 लाख का। आपने 10 लाख लगाए, अब ये 10 लाख अगर बैंक में रख दो ना एफडी बनाने के लिए, तो 10 साल में ये 10 लाख 12-13 लाख ही बनेंगे, 15 लाख बन जाएंगे, ज्यादा 20 लाख बन जाएंगे, लेकिन 50 लाख नहीं बनेंगे। ये सिर्फ प्रॉपर्टी ही आपको दे सकती है 50 लाख। और वो आपकी आपके लिए प्रॉफिट बन जाता है। कितने का प्रॉफिट बन गया बताओ? कितने प्रॉफिट हुआ बेटा आपको? 40 lakh. 40 लाख का। अब यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि ये 40 लाख का प्रॉफिट आपको क्यों हुआ? तो आप बोलते हो क्योंकि आपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज की, आपने सारा इंफ्रा वहाँ पे डेवलप किया। तो गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि आपने कितना पैसा खर्च किया उसके अंदर। यू विल से मेरा पैसा तो जीरो खर्च हुआ है। अब वहां पर आसपास में जितने भी और प्लॉट्स पड़े होंगे, देखो एक प्लॉट आपके पास है छोटा सा, तो वहां पे तो और भी लैंड है ना, जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड। बहुत सी लैंड प्लॉट्स पड़े हैं जो बाकी सब लोगों के हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जितने भी उसने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स खर्च किए हैं उस लैंड को डेवलप करने में, उसके आसपास, वो सारा खर्चा जोड़ लेती है। मान लो वो बन गया गवर्नमेंट का 5 करोड़, तो उस 5 करोड़ के खर्चे को गवर्नमेंट डिवाइड कर देती है सब लोगों में, जिसमें आप भी आते हो। अब वो होता है आपकी लैंड के साइज के हिसाब से। मान लो आपके पास लैंड 10 मरले है, किसी के पास 20 मरला होगी, किसी के पास 1 कनाल होगी, किसी के पास 2 कनाल होगी, किसी से ज्यादा होगी, कम होगी। तो गवर्नमेंट उस साइज के हिसाब से पर हेक्टेयर पर हेक्टेयर एक चार्जेस बना देती है, और आपको बोलती है क्योंकि आपके पास इतने हेक्टेयर लैंड है, इतने कनाल, इतने मरला लैंड है, साइज के हिसाब से, चलो ठीक है, उस हिसाब से आपको बोलती है कि सर आपको 5 लाख रुपए पे करना है। तो गवर्नमेंट आपसे 5 लाख लेगी और इट्स डेवलपमेंट चार्जेस। अगर आप पे नहीं करते तो आपका प्लॉट 10 लाख का ही रहेगा, क्योंकि आपको कनेक्शंस मिलेंगे नहीं, सीवरेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, या वहां पे कंस्ट्रक्शन करने का कोई एनओसी होता है वो नहीं मिलेगा। अब बताओ क्या आप ये 5 लाख रुपीस दोगे या नहीं? टेल मी। यस एवरीवन? देंगे सर। देंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको 40 लाख का प्रॉफिट होगा। और ये तो सीधा सा कैलकुलेशन है बेटा। अगर 40 लाख रुपए का यहाँ पर हमें होता है, 40 लाख रुपए का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है, और हमें उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख देने पड़ेंगे, तो वो 5 लाख रुपए हम देकर अपनी प्रॉपर्टी को 40 लाख प्रॉफिट में ले आएंगे। अब जब आपने वो 5 लाख दिए होंगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, एनओसी, जो भी परमिट, सब कुछ मिल जाएंगे, वहां पे वाटर सीवेज कनेक्शन मिल जाएगा। अब आपका ये प्लॉट 50 लाख का कोई भी खरीदने को तैयार है, ठीक है। अब क्योंकि कोई आज आया वहां पे इन्वेस्ट करने, तो वो आसपास 50 लाख इन्वेस्ट करेगा, तुम 50 लाख लेकर बाहर हो जाओगे। अब कोई आज अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो 10 साल बाद वो उसका वो 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ बनेगा। तो ऐसे चलता है, जो कोई 1 करोड़ में खरीदेगा वो कल को 2 करोड़ में बेचेगा। ये टाइम के हिसाब से प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको रिच होना है आगे फ्यूचर में, तो आपको किसी भी सोर्स से पैसे कमाने हैं, मैं टीच करूंगा, आप जॉब करोगे, आप बिजनेस करोगे, पैसा कैसे भी कमाओ, पैसा कमाकर उसे एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो पैसा आपका ग्रोथ करेगा। या गोल्ड में लगा दो, या शेयर मार्केट मार्केट में लगा दो, कहीं भी लगा दो, वो पैसा आपका ग्रो करेगा, ठीक है। इतने टाइम्स वो बढ़ जाएगा आपका पैसा, ठीक है। किसी का डाउट है? सम क्वेश्चन? यस? मेरा नहीं है सर। ओके। सर मेरा डाउट था, तो इसको कहते क्या है जो फीस ली इन्होंने? अ, तो उससे मत। डेवलपमेंट चार्जेस, ओके। ठीक है। बोलते हैं डेवलपमेंट चार्जेस, तो गवर्नमेंट आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लेती है और आपको फिर एनओसी देती है। तो अब ये चीज तो गवर्नमेंट की इनकम बन गया, क्या नहीं? इसी इनकम का नाम हमने क्या रख दिया यहाँ पर, गवर्नमेंट ने क्या रख दिया यहाँ पे, स्पेशल असेसमेंट। डेवलपमेंट चार्जेस आपके लिए हैं ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये होगी स्पेशल असेसमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेशल असेसमेंट कैसे की, गवर्नमेंट ने वो देखा कि हमने कितने पैसे खर्च किए, हमारे 5 करोड़,
5 करोड़ में से आपके हिस्से में कितना आता है 5 लाख, क्योंकि आपके पास वो 100th लैंड है, जो आपके लैंड का साइज होगा उस हिसाब से। जिसके पास डबल लैंड होगी वो 10 लाख पे करेगा, उसका प्रॉफिट भी 80 लाख का है, राइट ना। तो इसलिए इसको स्पेशल असेसमेंट भी कहते हैं और इसे डेवलपमेंट चार्जेस भी बोलते हैं। बट गवर्नमेंट की इनकम के हिसाब से हमें नाम क्या रखना है, असेसमेंट फीस, स्पेशल असेसमेंट फीस। उसके बाद है एस चीट। अब एस चीट क्या है बेटा, एस चीट का मीनिंग है कि एक ऐसी गवर्नमेंट का इनकम जो गवर्नमेंट को इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे किसी का कोई राइट नहीं है, प्रॉपर्टी तो है पर उसपे किसी का कोई राइट ही नहीं है, उसका कोई लीगल हेयर ही नहीं है। लीगल हेयर क्या होता है, बताओ। जैसे सपोज एक प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली तो उसका राइट मेरे पास आ गया, तो और मेरे बाद वो राइट मेरी फैमिली के पास चला गया। बट एक ऐसी प्रॉपर्टी जो खाली पड़ी है, एक ऐसी रोड, एक ऐसा कोई एरिया, कोई ऐसी फॉरेस्ट लैंड, कोई माइंस, कुछ भी जो खाली हैं, जो किसी के नहीं है, तो किसके हैं बताओ, गवर्नमेंट के हैं। पूरा जो लैंड है बेटा हमारी कंट्री का, वो गवर्नमेंट का माना जाता है अगर किसी का नहीं है। तो इसका मतलब जैसे जैसे जिस शोरूम में मैं मेरी इंस्टीट्यूट चल रही है, जहाँ पे तुम आते हो पढ़ने के लिए, उसके अंदर की लैंड तो हमारी है, पर उस शोरूम के आगे की जो लैंड है, इवन स्टेयर्स खत्म होने के बाद का लैंड, वो हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। फिर थोड़ा और आगे जाओगे, पार्किंग एरिया किसका है, गवर्नमेंट का है। पार्किंग एरिया के आगे जो रोड है, फुटपाथ है, वो किसका है, गवर्नमेंट का है। तो ये सारे एरियाज किसके हैं बेटा, गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम इसे रेंट पे दे देती है। कई बार ना हमारी इंस्टीट्यूट में, जैसे अभी अगस्त में होगा, 19 अगस्त को आई गेस जन्माष्टमी होगी या कुछ और होगा, या जब भी हो जन्माष्टमी होगी, जब भी होगी वो, आप देखना हमारे इंस्टीट्यूट के आगे पूरा एक फेयर लगता है। स्टूडेंट्स बड़ा एंजॉय करते हैं उस दिन भी, वहां पर घूमते रहते हैं। तो एक फेयर होता है वहां पर। तो वो फेयर जो लगता है, गवर्नमेंट हर एक किसी को एक स्पेस अलॉट कर देती है। मतलब हमारी इंस्टीट्यूट के आगे की जगह हमारी नहीं होती, मतलब मेरी कार खड़ी करने की जगह मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरी है ही नहीं, मैं तो फ्री में वैसे ही खड़ी कर रहा हूँ वहां पे, वो गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ 2 दिन के लिए एक फेयर होगा, उस फेयर के अंदर हमने हर एक पर्सन को यहाँ पे अलाउ कर दिया बैठने के लिए। तो हर कोई अपना वहां पे बिजनेस कर रहा होगा, कोई कुछ बेच रहा होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो हमारी इंस्टीट्यूट के आगे ही, स्टेयर्स के आगे ही लोग यहाँ पे कुछ बेच रहे होंगे, हम कुछ नहीं कह सकते उनको, क्योंकि वो लैंड गवर्नमेंट ने रेंट पे दे दी। क्योंकि उसके आगे का जो एरिया है, कॉरिडोर है, वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट वहां पे चार्ज लेती है। दूसरा, पार्किंग फीस लगती है। आपको पता है, आप किसी सेक्टर में जाते हो, बहुत से सेक्टर में पार्किंग फीस लगनी शुरू होगी, तो वो एरिया भी किसका है, गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट पार्किंग से भी कमा रही है, चाहे वो डायरेक्टली दे रही, लेकिन किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो कहने का मतलब, जो लैंड आपकी नहीं है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट कल को उसके ऊपर कोई सेक्टर बना दे, कोई वहां पे लैंड डेवलप करके उसको रेंट पे दे दे, वहां पे मार्बल मार्केट बना दे, मार्बल वाले वहां पे लैंड गवर्नमेंट से रेंट पे ले लेंगे, कुछ भी ऐसा, गवर्नमेंट रेंट कमाती है, केवल लैंड को बेच के प्रॉफिट कमाती है। ऐसी इनकम्स को गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं, एस्चीट। क्या बोलते हैं एवरीवन, एस्चीट। जो गवर्नमेंट, चीटिंग नहीं है ये, ठीक है नाम है जस्ट। गवर्नमेंट की एक ऐसी इनकम जो तो क्रिएट हुई क्योंकि उस पर किसी और का राइट नहीं है। आगे है फाइन्स एंड पेनल्टीज। ये तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट फाइन लगाती है। जो भी लॉ अबाइडिंग पीपल्स होते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार उनको पनिशमेंट वैसे देने की बजाय उनको फाइनेंशियल पनिशमेंट मिलती है, और हम फाइनेंशियल पनिशमेंट से डरते भी हैं। हम ट्रैफिक रूल्स को क्यों फॉलो करते हैं बताओ, इसलिए नहीं कि हम सेफ्टी के लिए करते हैं, हम अपने चालान से बचने के लिए करते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप इस चीज को फील करना, कभी आप गाड़ी चला रहे हो और सामने घर से निकल के आप काफी आगे जब पहुंचते हो रेड लाइट्स के आसपास, तो वैसे ही ट्रैफिक पुलिस को देखते हो, आपको याद आता है कि मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है, मैंने लगाई है, या मेरे पास साथ में कोई बैठे फैमिली मेंबर उसने लगाई है, हम पूछते हैं कि सीट बेल्ट लगी हुई है ना। हमें ट्रैफिक पुलिस को देखकर याद आता है ये चीज, हमें याद आता है कि हमने हेलमेट की बेल्ट लगाई हुई है। हम चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी 60 से ऊपर तो जा रही। हम ये चेक करते हैं कि हम रेड लाइट पे जंप ना करें, या वहां पे जो एक लिमिट होती है उसके आगे क्रॉस ना करें।
सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वहां पे है। और अगर वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं है, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे कौन फॉलो करता है बेटा बताओ? रेड लाइट हो चल रही होती है, लोग आराम से निकल रहे थे वहां से। तो क्या सेफ्टी उस टाइम नहीं चाहिए हमें? तब भी चाहिए। तो जहां ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी, या आपको पता है यहाँ तो खड़ी नहीं होती कभी, वहां लोग विदाउट हेलमेट घूमते हैं, इवन हेलमेट को शोल्डर में डाल के घूमते हैं, बहुत आम देखा मैंने। तो ये क्या देन क्या हम एजुकेटेड है वहां पर? क्या इस चीज को हम जानते हैं कि हमारे खुद के लिए हेलमेट कितना जरूरी है? नहीं ना। ये प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। इंडिया क्यों नहीं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर काउंट होता? क्योंकि यहाँ हम सिर्फ डर के काम करते हैं। अगर पुलिस या ट्रैफिक पुलिस ना हो तो हम कभी रूल्स को फॉलो करेंगे नहीं। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि इन्हें वैसे पनिशमेंट देने की बजाय 2 दिन के लिए जेल में डालो या इनको खड़े रखो धूप में, वैसे बजाय इनका चालान कर दो 1000 का, 2000 का, नेक्स्ट टाइम 5000 का, नेक्स्ट टाइम 10,000 का। फिर डरते हैं ये लोग। नहीं तो अगर कोई बोले कि जब आप विदाउट हेलमेट पकड़े जाओगे तो आपको 1 घंटे के लिए वहां पे खड़े रखेंगे, तो कोई भी तैयार हो जाएगा, ठीक है जी खड़े रहते हैं कोई बात नहीं। या आपको 10 बातें सुनाई जाएंगी, कमेंट दिया जाएगा, स्पीच दी जाएगी, सुन लोगे आप। लेकिन अगर आपका चालान होगा तो वो आप करने को तैयार नहीं हो। तो गवर्नमेंट एक फाइनेंशियली जो रूल्स ब्रेक करते हैं उनके लिए पनिशमेंट रखती है, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की क्या बन जाती है? इनकम, फाइन्स, पेनल्टीज, है ना। कई तरह के बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे तुम वो बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसके रूल्स फॉलो करने हैं। केमिस्ट हो अगर आप, या कोई और शॉप है आपकी जहाँ पे लाइसेंस की नीड है, अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो वाइडिंग द रूल्स विल गिव यू फाइनेंशियल पनिशमेंट। जो गवर्नमेंट का इनकम है, तो गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ से भी आती है। ट्रैफिक चालान हो, कोर्ट के चालान हो, ट्रक के चालान हो, ये ट्रैफिक चालान की बात हो रही है, कोई भी चालान हो, आपके बिजनेस के अंदर कोई रेड पड़ रही है और वहां पे आप मान लो आप कोई पॉलिथीन यूज कर रहे हो, कैरी बैग यूज कर रहे हो जो अलाउड ही नहीं है। हम इंस्टॉल में पहले गिलास यूज करते थे बच्चों के लिए, अब वो गिलास मेरे पास पड़े तो हैं, काफी पड़े हैं क्वांटिटी में स्टोर के अंदर, लेकिन वो अलाउड नहीं अब, क्योंकि उस टाइप का स्पेसिफिकली गिलास अलाउड नहीं है, प्लास्टिक का जो होता था। अब बहुत क्वांटिटी पड़ा है बट मैं इंस्टीट्यूट में यूज ही नहीं कर सकता। अब वो जिस टाइप का बोलते हैं वो ही हमें यूज करना पड़ेगा, या वो आई नो स्टूडेंट्स वेस्टेज बहुत करते हैं या उसका यूज नहीं है वो ज्यादा इतना, तो फिर वो गिलास बंद कर दिया ना। लेकिन अगर मैं वो जो पुराना गिलास यूज करता हूँ जो पड़ा है वो अच्छी क्वालिटी का है बट वो अलाउड नहीं है, तो उस केस में वो 5000 का चालान कर देंगे, गॉट इट ना। तो वो भी तो एक उनका चालान हो गया। वो कभी भी सप्लाई चेक करेंगे, चालान कर देंगे। फायर के रूल्स हैं, उसका चालान हो सकता है। तो गवर्नमेंट के पास चालान, पेनल्टीज, फाइन्स की एक बहुत बड़ी इनकम क्रिएट होती है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये कोई बड़ी इनकम नहीं है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये हमारे पे डिपेंड है कि हम देंगे नहीं देंगे। गवर्नमेंट को जो डोनेशंस आती हैं, गिफ्ट्स आते हैं फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री, अब्रॉड में जो लोग रहते हैं, इंडियंस हैं, इंडिया पे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या किसी कारण से, तो बाहर के लोग भी डोनेशन भेजते हैं गवर्नमेंट को। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड आपने सुना होगा कभी, उसमें पैसा आता है, उसमें तुम भी डोनेट कर सकते हो। कई इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस मिलके पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देते हैं। जब कोविड में प्रॉब्लम आई थी, गवर्नमेंट को पैसों की नीड थी, तो बहुत सी डोनेशंस दी गई। तो ये भी तो गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाते हैं? गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, जो उनको मिलते हैं फ्रॉम द पब्लिक अब्रॉड या विद इन इंडिया। या पब्लिक तो बहुत कम करती है, पब्लिक का पैसा होता नहीं ना। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है, इंडस्ट्रीज है, रिलायंस, टाटा, है ना, ये कंपनीज क्या करती हैं, ये डोनेशन भेजती हैं अच्छी अच्छी, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ ऐसे भेजते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद है इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस। और पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बेटा, गवर्नमेंट के जितनी भी कंपनीज हैं, तो गवर्नमेंट उन कंपनीज के थ्रू एक बिजनेस करती है जिसको बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। जैसे BSNL, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बस ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, पोस्ट इंडिया सर्विस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, या नंगल फर्टिलाइजर, या फिर गवर्नमेंट के और जितने भी भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट है, बहुत से बेटा, बहुत से नाम है। तो ऐसे अगर तुम डालोगे नेट पे मिल जाएंगे आपको गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, जहां गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर चीजों को बना रही है और उनको बेच के प्रॉफिट कमा रही है। अब यहाँ प्रॉफिट कमाएगी गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आपको ज्यादा मिलते हैं गवर्नमेंट से, कॉस्ट से ज्यादा,
फीस कॉस्ट के इक्वल लेती है गवर्नमेंट। स्कूल फीस, हॉस्पिटल फीस, वो फीस है ना हर चीज की, जहाँ आपको सर्विस मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में गए, वहां सर्विस मिलेगी तो ही तो फीस दे रहे हो आप, वो कोई परमिट या लाइसेंस थोड़ी ना है। लेकिन इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर रही है, और वहां से जो पैसा कमा रही है वो भी तो गवर्नमेंट की एक इनकम बन गया। और हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था, मैनेजिंग द पब्लिक एंटरप्राइजेस, सो दैट जो पैसा या प्रॉफिट हम यहाँ से कमाएंगे उसे यूज कैसे करना है, कहाँ खर्च करना है, ये बात आती है। तो यह इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, राइट। क्लियर है? मैंने काफी कुछ बोल दिया, क्लियर हो गया सबको? और टाइम की शॉर्टेज थी तो विदाउट ब्रेक में बोल रहा हूँ। यस, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। हरगुन, प्राची, बेटा, Yes, sir. हरगुन, देयर, समझ आ गया आपको? उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ये तो आपको पता है गवर्नमेंट लोन्स भी देती है। तो रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट ऑन लोन्स गिवन बाय इट, गवर्नमेंट किसको देगी? गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी। अब गवर्नमेंट का मीनिंग हमेशा कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही तो बजट बना रही है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूटी गवर्नमेंट्स को, जैसे चंडीगढ़ यूटी के अंदर आता है, पंजाब एक पंजाब स्टेट है, तो गवर्नमेंट इनको लोन देती है। इसलिए गवर्नमेंट इनसे क्या लेती है? इंटरेस्ट। कई बार तो वो पैसा विदाउट इंटरेस्ट एज ए बजट सैंक्शन किया जाता है, कि जैसे पंजाब को 500 करोड़ मिले, जैसे अब इस बजट में आंध्र प्रदेश को मिले, बिहार को बहुत ज्यादा पैसा मिला, सब जगह इसकी बात हो रही है। क्योंकि आपको पता है एक गवर्नमेंट बनी है वो कॉम्बिनेशन से बनी है, तो उनको अपने प्रोमिस पूरे करने हैं, तो उन्होंने जो भी कमिटमेंट्स की हैं तो वो पैसा उतना किसको मिलेगा। तो अब अगर बिहार गवर्नमेंट को फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ मिले, तो बिहार का यहाँ पे क्या होगा? प्रोग्रेस होगी। वहां पे जो रोड, सीवरेज, फ्लाईओवर, स्कूल्स, इंफ्रा, हॉस्पिटल्स सब बनेंगे। और जब बनेंगे तो आपको पता है करप्शन भी होगी वहां पर। करप्शन कैसे होती है? जो बिल्डिंग 100 रुपए की दिखाई जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन होगी, अगर करप्शन होती है तो करप्शन कैसे होती है? अगर 100 रुपए की बिल्डिंग बनाई जाएगी तो उसे 200 रुपए का दिखाया जाएगा। तो 100 करोड़ की बिल्डिंग अगर 200 करोड़ की दिखाई तो 100 करोड़ गए करप्शन में। जब भी कोई स्कैम पकड़ा जाता है ना, ऐसे पकड़ा जाता है, तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ एकदम से कैसे ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स वहां से खा जाते हैं। तो उनके पास एकदम से इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जितना आप कमा भी नहीं सकते पूरी लाइफ में, उतना वो पॉलिटिक्स से पैसा अर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो पॉलिटिक्स में आते भी हैं, चाहे ये गलत है बट हो तो रहा है इंडिया के अंदर। तो जब पैसा सैंक्शन होता है बजट के अंदर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या यूटी गवर्नमेंट को, अभी वहां के ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो ऑनेस्टली उस पैसे को पब्लिक के वेलफेयर में यूज करे। बट एक्चुअली होता नहीं ऐसा, वो पैसा करप्शन में चला जाता है काफी हद तक। रोड्स बार बार टूटती हैं, हम बनाते हैं, पैसा खर्च होता है। अब देखो बारिश होगी, अब रोड्स टूट जाएंगी, जब रोड टूटेगी फिर बनाएंगे, तो इसका मतलब जो पहले रोड बनी थी वो क्वालिटी की नहीं बनी थी। पैसा तो नहीं दिखाएगा कि 10 करोड़ लगा के रोड्स बनाई गई, और लगे तो 5 करोड़ ही, बाकी 5 करोड़ तो किसी की पॉकेट में गई, ऐसा होता है। लेकिन अगर पैसा गवर्नमेंट फ्री में नहीं दे रही, लोन पे दे रही है, तो लोन पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा। फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड्स, ये क्या होता है ना, जैसे आप कभी जॉब करते हो कहीं पे, जब आप जॉब अप्लाई करोगे, जब ज्वाइन करोगे, तो आपसे एक बॉन्ड साइन किया जाएगा। बॉन्ड होता है एक सर्टिफिकेट, जहाँ पे लिखवाया जाएगा कि आप हमारी जॉब को 3 साल तक नहीं छोड़ सकते, या 2 साल तक, या 1 साल तक, या जब भी करोगे तो आपको ऐसे नोटिस देना होगा, या आप कोई रूल ब्रेक नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी। अब अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर कोर्ट आपके ऊपर फाइन लगाती है, क्योंकि आपने जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स थे या कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, उसकी कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, तो गवर्नमेंट आपके बॉन्ड को फॉरफिट कर लेती है। मतलब आपको जॉब से भी निकाल दिया जाएगा, और आपको कुछ फाइन्स भी देने पड़ेंगे, पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये फाइन पेनल्टी का एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का फाइन है, पेनल्टी है, जब आप कोई अपना एग्रीमेंट तोड़ते हो।
ठीक है, जैसे अगर मैं आपको लिख के दे दूं कि मैं आपका सिलेबस टाइमली खत्म करूंगा, हमारे बीच में एक बॉन्ड साइन हो गया, मतलब एक डॉक्यूमेंट साइन हो गया, फिर यहाँ लिखा जाएगा कि अगर सिलेबस टाइमली पूरा नहीं किया तो मैं आपके 5000 रुपीज आपको वापस करूंगा। तो अब अगर ये ऐसा कुछ हो जाए और मैं आपका अपना रूल्स फॉलो ना करूं, कंडीशंस फॉलो ना करूं, तो फिर आप कोर्ट में जाके मेरे पे फाइन लगा सकते हो या कोर्ट मेरे पे फाइन लगाएगी। तो इस तरह से अगर वो कोर्ट को मिल रहा है, ये तो है कि पैसा आपको मिलेगा, बट अगर कोर्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, अब यहाँ तो मेरी और आपकी बात हो रही थी, अगर कोर्ट किसी बिजनेस हाउस के लिए रूल्स बनाती है कि आपको ये काम इतने टाइम में पूरा करना है और आप पूरा नहीं कर पाए, जैसे गवर्नमेंट लोगों से क्या करवाती है, फ्लाईओवर्स बनवा रही है, बड़ी बड़ी कंपनी से रोड्स बनवा रही है, बिल्डिंग हाउसेस बना रही है गवर्नमेंट, तो वो अगर टाइमली काम पूरा नहीं करते तो गवर्नमेंट उनके ऊपर फिर पेनल्टी लगाती है। खैर ये जितनी भी 9 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स अच्छे से लिख सकते हो एग्जाम में अगर आता है। एक्सप्लेन नॉन टैक्स रिसीट्स, जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर ओवर किया जाएगा, तो सैटरडे को ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, अकाउंट का चैप्टर भी ओवर किया जाएगा, रिमेनिंग टाइम हम इकोनॉमिक्स पे लगाएंगे। तो मैं प्लान करूंगा कि नीति मैम को बात करूँ कि अगर जो भी बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट्स हैं वो एक मैम से बात कर लें, वो अगर अकाउंट्स की क्लास से पहले क्लास लगा लें अगर पॉसिबल है उनके लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, या फिर बाद में जब फ्री होंगे उसके बाद लगा लें क्लास इकोनॉमिक्स से, थोड़ा सा दोनों क्लासेस लॉन्ग चलेंगी, तो चलिए उनसे बात कर लेंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं, ट्राई करेंगे चैप्टर ओवर करने की हम सैटरडे को, जैसे आज अकाउंट्स में टाइम ज़्यादा लगाया तो ऐसे इकोनॉमिक्स में लगाना पड़ेगा हमें, सो दैट संडे को आपका इसका टेस्ट हो सके, नहीं फिर संडे क्लास लगेगी, टेस्ट फिर मंडे ट्यूसडे में कहीं जाएगा, वर्किंग डे पे नहीं होगा, लेकिन जो भी आपका मंडे ऑल्टरनेट है वहीं पे टेस्ट होगा, तो सब लोग आ नहीं पाते फिर किसी और डे पे ना, सबका ट्यूशन का इशू हो जाता है, इसलिए ट्राई करेंगे संडे को ही टेस्ट हो जाए। डिफरेंस बिटवीन टैक्स और नॉन टैक्स क्या है, ठीक है, ये आप समझ सकते हो खुद ही। अब टैक्स में सारा पैसा टैक्स में से आएगा और ये कंपलसरी होगा, देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिसकी एग्जांपल्स ये हैं, जिसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर नॉन टैक्स चीज में डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, एग्जांपल्स डिफरेंट हैं, ये कंपलसरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करते हैं कि वो सर्विस हमने गवर्नमेंट से लेनी है या नहीं लेनी। जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन फीस तभी दोगे जब लैंड परचेज करोगे, स्पेशल असेसमेंट जो आपको समझाई थी कि आपने 10 लाख का प्लॉट खरीदा और उसकी वैल्यू 50 लाख होगी 10 साल बाद, अब ये 5 लाख रुपया तब गवर्नमेंट को देने नहीं देने आपकी चॉइस है, नहीं दोगे तो आपका प्लॉट 10 लाख के रहेगा, क्योंकि उसको कोई सीवरेज वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिलेगा, एनओसी नहीं मिलेगी, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता, तो कोई आपका 50 लाख में क्यों खरीदेगा, कोई 50 लाख का खरीद के वहां शोरूम तो बनाएगा ना, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमें 5 लाख दो, एनओसी ले लो। चंडीगढ़ में भी जैसे हमारी सेक्टर 20 की मार्केट है, इसमें जो भी नए शोरूम्स बन रहे हैं जिनकी स्टेयर्स आगे से हैं, गवर्नमेंट को 10-15 लाख रुपए देकर ही वो परमिशन मिलती है, तब आप अपने शोरूम को तोड़कर स्टेयर्स आगे से निकाल सकते हो और ऊपर के जो फ्लोर है वो रेंट पे दे सकते हो। नहीं तो अभी हमारे जो फ्लोर्स हैं वो SCF हैं, शोरूम कम फ्लैट, तो ऊपर रेजिडेंस एरिया है, ठीक है ना, पहले नीचे शोरूम होता था, ऊपर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड खुद रहता था या किसी को रेंट पे देता था, जिसकी स्टेयर्स बैक साइड से होती थी। अब क्या हो रहा है, सब लोग शोरूम तोड़कर, क्योंकि रेंटल इनकम खानी है सबको, तो वो शोरूम तोड़कर फिर गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं पैसे, तो गवर्नमेंट परमिशन दे दी कि आप शोरूम को तोड़ के, तो सारा काम हम नहीं करना है, लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन देने के पैसे मांग रही है, तो इसलिए वो कंपलसरी तब है जब आप सर्विस लोगे, ठीक है ना, तो टैक्स के अलावा जो पैसा मिलेगा वो नॉन टैक्स है, तो आप ये डिफरेंस याद कर सकते हो। और अब जब आपका टेस्ट आएगा संडे को, उसमें सब क्वेश्चन आएंगे, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का डिफरेंस आएगा, नॉन टैक्स रिसीट्स का एग्जांपल लिख के दो मुझे, बेसिक ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। अब आते हैं नंबर 2 पे, आज का जो सेकंड टॉपिक है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं बेटा, व्हाट आर द कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होंगी, रेवेन्यू रिसीट्स से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, ये वो रिसीट्स होंगी जिनसे या तो लायबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाएंगी, लायबिलिटी बढ़ेगी या गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाएगी। लायबिलिटीज बढ़ेंगी या गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाएगी, हाँ जी क्लियर सबको, बताओ लायबिलिटी क्यों बोलते हैं उसको हम, जब गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ती हैं, कैसे बढ़ती है गवर्नमेंट की लायबिलिटीज, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कैसे बढ़ती हैं, जब गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है, पब्लिक को स्कीम्स देती है ना, जैसे इंदिरा विकास पत्र
या फिर किसान विकास पत्र या फिर नेशनल डेब्ट में पैसा लगवाती है आपसे, आपको बोलती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा सेफ होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही कम होता है 7-8%, लेकिन एफडी के जितना होता है इंटरेस्ट, बट आपका पैसा सेफ होता है। जो पैसा म्यूचुअल फंड्स में शेयर्स में लगाते हो तो वो पैसा कभी भी डूब सकता है, कभी भी अप हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पैसा सेफ है। तो गवर्नमेंट जब भी लोन्स लेती है, पब्लिक से लेती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या फॉरेन की गवर्नमेंट से लोन लेती है, जैसे हमारी इंडिया की गवर्नमेंट फॉरेन से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से लोन लेती रहती है, तो उस पे वो इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन आज अगर वो लोन ले रही है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है ना, तो आज जो उसकी रिसीट्स हैं, क्या वो अच्छी वाली रिसीट्स हैं? नो। समझ रहे हो बेटा? अगर मैं आपसे फीस ले रहा हूं तो वो मेरे लिए अच्छी वाली रिसीट्स है, मेरे फेस पे एक स्माइल आती है जब आप मुझे फीस देते हो, तो आई एम वेरी हैप्पी, मेरे फेस पे एक स्माइल आती है ऑलवेज, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी मेहनत का पैसा है, हार्ड वर्क का है। मैं आपके देखो कितना मैं बोल रहा हूँ आपके साथ डिटेल में, शेयरिंग टाइम, हार्ड वर्क, तो इसलिए मैं ये पैसा को वापस नहीं करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय मीनिंग, नॉट माय वर्ड्स। ये मेरी इनकम है इसलिए मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू बोरो सम मनी फ्रॉम यू, एवरीवन विल गिव मी 10,000 लोन, आई विल रिटर्न आफ्टर 1 ईयर, तो ये जो पैसा मैं ले रहा हूँ इसमें मेरे पास स्माइल नहीं है। क्यों स्माइल नहीं है? यहाँ पर मेरे दिमाग में क्या है? एक टेंशन है। क्यों टेंशन है बेटा? यहाँ पर टेंशन क्यों है? क्योंकि मुझे ये पैसा आपको वापस भी तो करना है। टेंशन वाला फेस बना नहीं, क्योंकि मैं टेंशन कम लेता हूँ। तो टेंशन वाला फेस क्यों है, ये आप पे डिपेंड है बेटा। अगर वो पैसा आपको इनकम पे तौर पे मिल रहा है तो आपका फेस बढ़िया है, और अगर आपको ये लायबिलिटी के तौर पे मिल रहा है, मिल तो दोनों केस में रहा है, बट रेवेन्यू सीट्स का पैसा आपको वापस नहीं करना, बट कैपिटल सीट्स का पैसा आपको वापस करना है। दूसरा, कई बार गवर्नमेंट जब पैसा लेती है, रिसीट्स लेती है, तो उसका ये भी मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी एसेट्स को बेचती है। क्या करती है गवर्नमेंट? एसेट्स बेचती है। ये कैसे हो सकता है? जैसे गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स प्राइवेट कंपनी को सेल हो जाते हैं, जैसे एयर इंडिया, पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी थी, ठीक है, इंडियन एयर, ठीक है, इंडियन एयरवेज जैसे हम बोलते थे, एयर इंडिया या इंडियन एयरवेज, और दूसरा ऐसे इंडियन रेलवेज अभी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सारी जितनी भी रेलवेज हैं, कितनी करोड़ों रुपए की, मिलियंस मनी लगा चुकी है गवर्नमेंट उसके अंदर। जितनी भी ट्रेन चलती हैं, वंदे भारत जैसे नया ट्रेन है इंडिया का, तो गवर्नमेंट को पैसा लगा चुकी है उसके अंदर। कल को हो सकता है इंडियन रेलवेज को वो सेल कर दे, वो किसी प्राइवेट कंपनी को भेज दे, तो वंदे भारत जो है दैट कैन बी परचेज्ड बाय रिलायंस टाटा, हमारी कंट्री की 2 या बड़ी इंडस्ट्रीज, या फॉरेन की कोई कंपनी खरीद ले, फिर वो रन करेगी वंदे भारत, तो उसमें आपको फैसिलिटी थोड़ी अच्छी मिल जाएंगी, रेट बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट को टेंशन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो अपनी एसेट बेच दी, तो यहाँ भी गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, पर यहाँ भी उसके फेस पे स्माइल नहीं आएगी। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, आप अपनी गाड़ी या घर या गोल्ड बेच के पैसा ले रहे हो, तो क्या ये आपकी इनकम है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट यू डू, यू विल से आई सेल माय कार, हाउस, प्रॉपर्टी, गोल्ड व्हेनेवर आई नीड द मनी, दैट्स माय इनकम। दैट्स नॉट इनकम। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कई लोगों को जानता हूँ, वो ड्रिंक करते हैं, वो कोई काम नहीं करते, उनको जब जरूरत होती है पैसों की, वो घर का कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, है ना? तो वो उनका रिसीट तो है, वो रिसीट उनकी इनकम से नहीं आया, वो उसको कहाँ से आया है? प्रॉपर्टी बेचकर, एसेट्स बेचकर, या आपके पास मान लो किसी के पास घर गाड़ी कुछ है ही नहीं, या है तो वो बेचना नहीं चाहता, फिर दूसरा तरीका क्या है उसके पास? वो बैंक से लोन लेगा। तो गवर्नमेंट जब भी इन 2 चीजों को यूज करती है बेटा, और ये कैपिटल रिसीट वर्ड अकाउंट्स में सेम है, हर जगह सेम है, जब आप पैसा 2 सोर्स से लेते हो, इधर यू आर सेलिंग योर एसेट्स और यू आर टेकिंग सम लोन्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इधर लायबिलिटीज आर इंक्रीज्ड और एसेट्स आर डिक्रीज। तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दोज रिसीट्स आर कैपिटल रिसीट्स व्हिच क्रिएट सम corresponding liability। corresponding मतलब जो पैसा आएगा उस पैसे के साथ टेंशन भी आएगी। लोन का पैसा सबको अच्छा तो लगता है, एक बार जब हमें लोन मिलता है हमें अच्छा लगता है कि गाड़ी के लिए लोन मिल गया, घर के लिए लोन मिल गया, लेकिन लोन का पैसा टेंशन लेके आता है, बहुत टेंशन लेके आता है, क्योंकि उस पैसे को वापस करते वक्त पता चलता है आपको
कि वो पैसा आपको वापस करने के लिए अपनी इनकम का एक पार्ट उस पैसे पे आपको लगाना पड़ता है। तो इसलिए बैंक हमें लोन देते हैं बहुत इजीली। वो हमें इंसिस्ट करते हैं कि आप हमसे लोन लेकर कार परचेज कर लो, घर बना लो, घर खरीद लो एक नया, प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, गोल्ड में लगाओ। तो लोन लेने से लायबिलिटीज बढ़ रही हैं और इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, वो मेरा एक्सपेंस भी बढ़ेगा। या मैं कोई एसेट बेचकर पैसा ले रहा हूँ, तो आई थिंक आप समझ गए। और कैपिटल शीट्स 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 बोरिंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। आप साथ में आज नोट्स भी पढ़ोगे, मैंने बुक तो रीड करवाई थी आपको, या हम आज नोट्स रीड करते तो मेरे पास जो फाइल थी मैंने वो ओपन कर ली। तो अदरवाइज सर इस चैप्टर के नोट्स इशू नहीं हुए हैं, पीडीएफ शेयर करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, मैं पहले भी रह गया था। जस्ट होल्ड ऑन बेटा, मैं कर देता हूँ क्योंकि फिर रह ही जाएगा। चेक करिए आपकी ग्रुप में आ गए नोट्स। यस सर। ठीक है, बाकी आज आपको मिलने थे वो मैंने संजीव सर को बोला हुआ है, तो आप जब आओगे परसों तो रिसीव कर लीजिए। बाकी कल भी जाओगे, किसी भी पर्पज के लिए जाते हो इंस्टीट्यूट तो आप ले सकते हो। बाकी परसों सबको इशू करवाई देंगे क्लास में। तो बोरिंग्स या अदर लायबिलिटीज कैसे क्रिएट होगी? जब गवर्नमेंट पैसा बोरो करेगी और वो गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाता है? डेट। लोन को डेट बोलते हैं। पब्लिक से लोन ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक तो ये हो गया बोरिंग्स। नंबर 2, हो सकता है गवर्नमेंट अपने दिए हुए लोन वापस ले ले। अब जब आप किसी को लोन देते हो, से यू आर ए गवर्नमेंट, मान लो आप गवर्नमेंट हो, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और आपने लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, लोन टू समवन। जब लोन टू समवन से ए, जब आपने किसी ए को लोन दिया है तो वो लोन आपके लिए क्या है? एसेट या लायबिलिटी? बोलो। वो लोन आपके लिए एसेट है। अब जब आप अपना लोन वापस लेते हो उसे बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन्स। जो आपका दिया हुआ लोन आपको जब वापस मिलता है तो आपकी एसेट डिक्रीज हो जाती है, योर एसेट इज डिक्रीज्ड। जब आपकी एसेट डिक्रीज हो जाती है तो उस पैसे को भी बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिसीट्स। क्योंकि आपको होता है ना कि आपका पैसा यहाँ पर आपको मिल तो रहा है, पर उस पैसे के अगेंस्ट आपने क्या कर दिया? हाँ जी। तो जब आपने कोई अपनी एसेट बेची, एसेट को बेचकर आपको पैसा तो मिल गया, पर उस एसेट से आप क्या? आपकी एसेट कम होगी। तो जो लोन आपने दिया था मिस्टर ए को, वो आपके लिए क्या थी? बोलो। एसेट थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको लोन देती है? यूटी गवर्नमेंट्स को या स्टेट गवर्नमेंट्स को या किसी भी को देती है। तो उससे जब वो अपना लोन वापस मांगती है तो वो पैसा तो गवर्नमेंट को मिल जाता है, बट ये पैसा गवर्नमेंट ने कमाया नहीं है, ये पैसा गवर्नमेंट का ही था। गवर्नमेंट ने किसी को दिया था इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट जरूर इनकम है आपकी जब तक इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जब आप लोन वापस ले लोगे, दिया हुआ लोन वापस ले लोगे, तो आपको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो वो तो अलग पॉइंट है। लेकिन लोन का जो पैसा दिया था, से आपने 1 लाख दिया था ए को, तो आपका खुद का पैसा था। अब आपने ए से 1 लाख वापस ले लिया, तो इसमें कुछ इनकम तो हुई नहीं आपको, वो तो आपका खुद का पैसा था। वो है रिकवरी ऑफ लोन्स, वो भी हमारी एसेट कम होगी। और थर्ड तो सीधा पॉइंट है ही बेटा, अदर सीट्स का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे था ना आपको, गवर्नमेंट कंपनी अपने शेयर्स प्राइवेट कंपनी को बेच देती है। इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया जो पहले गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने उसके शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। अब जो एयर इंडिया पैसा कमा रही है उसमें गवर्नमेंट को भी मिल रहा है प्रॉफिट और प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के शेयर, रेलवे इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी, BSNL इज गवर्नमेंट कंपनी, वो अपने शेयर्स अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे तो एक तरह से वो होगी डिसइन्वेस्टमेंट। तो वहां पे
हम बोलते हैं, आए ना इंडियन इकोनॉमी में आता है प्राइवेटाइजेशन, बिजनेस स्टडीज में कहीं ना कहीं वर्ड सुनते होगे, आई थिंक इंडियन इकोनॉमी में तो आता है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है, जब इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का शेयर, इंडियन इकोनॉमी को अगर तुम ध्यान से पढ़ो ना बेटा, बहुत ही नॉलेजफुल चीज है, मैक्रो से भी ज्यादा काम की चीज है इंडियन इकोनॉमी। मैक्रो का फिर एक लेवल है कि कहाँ तक वो आपको नॉलेज देगी, फिर उसमें डायग्राम, टेबल्स, न्यूमेरिकल्स, कहीं ना कहीं मार्क्स लेने वाला फंडा बन जाता है। पर इंडियन इकोनॉमी तो पूरे का पूरा नॉलेज है। आप ध्यान से करना, पूरा सेशन अभी चलेगा आपके साथ इंडियन इकोनॉमी का, 1 मंथ अभी इंडियन इकोनॉमी हो चुकी है, तो अगस्त में इंडियन इकोनॉमी रहेगी। तो उसमें आप जब आगे बढ़ोगे तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या होगा कि जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, तो गवर्नमेंट कंपनी पे प्राइवेट सेक्टर का राइट हो जाता है पार्शल या फुली। तो उससे भी तो गवर्नमेंट की एसेट कम हुई, क्योंकि वो शेयर्स गवर्नमेंट के थे, वो रेलवे, वो कंपनी, उसकी एसेट्स गवर्नमेंट की थी। अब उसके ऊपर किसका राइट हो गया, प्राइवेट कंपनीज का राइट हो गया। या ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, ये नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, स्मॉल सेविंग्स। ये तो बहुत सिंपल है, दीज आर डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, होता है ना एनएससी, जिसकी बात हमने मनी सप्लाई में की थी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो। अब पोस्ट ऑफिस प्योरली क्या है, एंटायरली क्या है, गवर्नमेंट है। आप अगर पोस्ट ऑफिस को पैसा दे रहे हो तो समझो क्या गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो जो भी पोस्ट ऑफिस के अंदर आप पैसा सेविंग अकाउंट में डालते हो, वहां एफडीज बनाते हो, पोस्ट ऑफिस से आप क्या खरीदते हो, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो आप पैसा सीधा गवर्नमेंट की स्कीम्स में, सिक्योरिटीज में लगा रहे हो, वो पैसा गवर्नमेंट आपको एक टाइम के बाद वापस करेगी, इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। तो ये भी एक अदर रिसीट्स हैं। यहाँ आपकी एसेट्स कम हुई और इन डिपॉजिट्स के थ्रू आपकी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी। तो मतलब डायरेक्ट बोरिंग्स नहीं हुई ना, ऊपर का पॉइंट क्या था, डोंट मिक्स विद बोरिंग्स। बोरिंग्स में गवर्नमेंट बोरो कर रही है पैसा, डायरेक्ट बोरो कर रही है, लोन मांग रही है आपसे। यहाँ वो आपसे लोन नहीं मांग रही, गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स में पैसा आपसे इन्वेस्ट करवा रही है। ये भी लेकिन एक तरह की बोरिंग्स ही है, इसलिए इस पॉइंट को आप उसमें भी डाल सकते हो, अलग से दिखाने की बजाय। अब हमारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। गवर्नमेंट की रिसीट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार रीड कर लीजिए, कोई डाउट है बताइए। आई नीड सम वोकल रेस्ट। और यहीं पे हम आज का लेक्चर ओपन करेंगे। जिनकी भी ट्यूशन वगैरह है अगर, तो वो लीव कर सकते हैं इन बिटवीन। और आज का जो होमवर्क है बेटा, वो इस डिफरेंस को पढ़ने के बाद, हम क्लास तो लीव कर ही देंगे, इस डिफरेंस को पढ़ने के बाद आपने ये जो गवर्नमेंट की पॉइंट्स दिए ना यहाँ पे, गवर्नमेंट रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, तो आपको ये पढ़कर बताना है, क्योंकि ना इस चैप्टर में से ना इस टाइप का क्रिएटिव क्वेश्चन आता है कि कोई भी रिसीट कैपिटल है या रेवेन्यू है। हम ना एग्जाम में बहुत पढ़ के जाएंगे चैप्टर, मैं बताया ना कि एग्जाम में कुछ नहीं आता, इसलिए फाइनल एग्जाम के डर से मत पढ़ो आप। फाइनल एग्जाम सबका अच्छा ही होगा, आई कैन गारंटी, क्योंकि हमें पता है वहां पे क्या आना है, हम आपको उस लेवल तक तैयार भी कर देंगे, ठीक है, पूरे साल में। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यू विल गेट सम क्रिएटिव क्वेश्चंस, जैसे वो आपको रिसीट्स दे देंगे तो बोल देंगे कैपिटल और रेवेन्यू में कन्वर्ट करो इसको, तो आप ये पढ़ लेना कौन सी रिसीट कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू, और डिसाइड कैसे होगा, उसके डिफरेंस से। डिफरेंस क्या है, वही 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो वो कैपिटल सीट है, अगर एसेट डिक्रीज नहीं हो रही तो वो रेवेन्यू है। अगर आपके ऊपर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लोन्स बढ़ रहे हैं तो कैपिटल है, अगर लोन्स नहीं बढ़ रहे तो रेवेन्यू है। फिर उसकी एग्जांपल दे सकते हो, नेचर, ठीक है, यही उसके मीनिंग पॉइंट्स हैं। तो हमारे इस पूरे टॉपिक का एंड यहाँ पे होता है जहाँ पे हम डिफरेंस बदलते हैं, रेवेन्यू सीट्स एंड कैपिटल सीट्स। ये जो मैंने स्टार्ट किया था ट्यूसडे को, आज यहाँ पे ओवर हो गया। ये बड़ा टॉपिक था जिसको बोलते हैं बजट स्ट्रक्चर, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू के 2 पार्ट हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। फिर उसकी टाइप्स हैं, टैक्स की 2 हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स आज मैंने आपको पूरा ये जो समझाया अभी 75 मिनट्स में कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है, उसमें वो सब था। कैपिटल सीट्स से 3 तरह की हैं, बोरिंग्स, या तो गवर्नमेंट लोन लेती है पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, फॉरेन गवर्नमेंट से, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचती है, या फिर गवर्नमेंट अपने दिए हुए लोन वापस मांगती है, वो भी
गवर्नमेंट के लिए एसेट्स कम होगी। तो कैपिटल सीट्स सिर्फ 3 ही तरह की हैं, इसलिए ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो रेवेन्यू सीट्स पे आएगा, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। लेकिन जब आपको इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा, एक बार रीड कर लो, कोई डाउट है बताइए। लाइबिलिटी क्रिएट होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पे बैठा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स का पॉइंट, लाइबिलिटी का पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी सेम ही है, वो दोनों कंबाइन कर दिया, एसेट्स लाइबिलिटी का पॉइंट। नेचर ये मेन मीनिंग है, ये सबसे पहले लिखना चाहिए आपको। जब आप लिखोगे एग्जाम में तो नेचर पहले लिखना। जब हमने नोट्स में आपको लिख के दिया ये डिफरेंस, सब कुछ नोट्स में है, चेक करो आप। तो नेचर पहले लिखनी है आपको। दीज सीट्स आर रेकरिंग नेचर, क्योंकि रेवेन्यू सीट्स जो है ना वो डे टू डे है, डेली गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अगर आप 5 रुपए का बिस्किट भी खरीदते हो ना, गवर्नमेंट को उसमें भी जीएसटी मिल रही है, मोबाइल में भी है, गाड़ी में भी है। रोज गवर्नमेंट को, जैसे आज गवर्नमेंट को 500 करोड़ मिल गए, कल और मिल जाएंगे। पूरे इंडिया में से शॉपिंग परचेजिंग होती है गुड सर्विसेज की, गवर्नमेंट को डेली बेसिस मिलता है। लेकिन कैपिटल सीट्स डेली नहीं होता, कभी कभी गवर्नमेंट लोन लेगी, कभी कभार गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचेगी, एसेट्स को सेल करेगी, लोन रिकवर करेगी जो पहले के दिए हुए हैं। वो रेकरिंग नेचर की नहीं है, नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग मीन्स जो बार बार नहीं होता, ठीक है। जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट, रेकरिंग है। मुझे लगता नहीं कि मैं 2 या 3 मिनट के लिए रोक लेता हूँ इसको, या कभी ऐसा नहीं कह सकता कि 30-40 मिनट्स, तो ये रेकरिंग है। ओके, गवर्नमेंट के लिए रेकरिंग का मतलब, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो आपको पूछते हैं कि रेकरिंग कौन कौन से हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है टेक्निकल, कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि डिफरेंस लिखो 4 नंबर का। यस, ओके। तो नॉन रेकरिंग का मतलब है कि हम उस चीज के लिए कभी कभी वो काम करते हैं, ठीक है। तो और लास्ट में जो आपको बताया कि क्रिएटिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो ये है। इस टाइप के बहुत से पॉइंट्स बनते हैं। जब हम आपको जो क्वेश्चन बैंक हम आपको इशू करेंगे जुलाई के बाद, उसमें आपको बहुत से क्वेश्चन बैंक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन आए होंगे। कैपिटल सीट, रेवेन्यू सीट्स, आपको बताने कौन से है। अब एग्जाम में इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन ये आता है, 4 एग्जाम्पल्स हैं और आप उसमें अलग अलग करो, कैपिटल कौन सी और रेवेन्यू कौन सी है। रीड कर लो, जिसको समझ आ जाए वो लीव कर सकता है, कोई डाउट है तो सामने से पूछ सकते हो आप। आज की क्लास यहाँ पे ओवर हो जाती है। Read all these points before you leave. क्वेश्चन सर फर्स्ट पॉइंट में रोक दिया फिर तुम्हें।
सर फर्स्ट पॉइंट में रो की क्या फुल फॉर्म है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रो की कह रहे हो आप? बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ओके अब्रोड। तो हमारी जो गवर्नमेंट जितना भी अब्रोड से पैसा लेती है, फॉरेन गवर्नमेंट्स आ गई उसके अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस आ गई, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो भी इंटरनेशनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, वो हर कंट्री को करते हैं। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, एशिया की कोई भी कंट्री हो, सबको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। अब ये चीज हम समझेंगे आगे जाके, जब चैप्टर आएगा फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आप वहां समझ पाओगे इस चीज को कि इंडिया कितना नेगेटिव चल रहा है, कितना डाउन होके चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है फॉरेन गवर्नमेंट से, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, इसलिए ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं हम लोगों को। आपको एग्जांपल दूं, एक जैसे पाकिस्तान अटैक करता है, कुछ भी टेररिस्ट अटैक करते हैं, या गवर्नमेंट कोई भी अटैक करती है हमारे ऊपर, चाइना है या पाकिस्तान है, हमें परमिशन लेनी पड़ती है अमेरिका से कि क्या हम इसका जवाब दे दें, क्या हम भी अटैक कर लें पाकिस्तान पे, चाइना पे। अमेरिका क्या बोलता है? नो। पैसा है आपके पास? आप बोलते हो हाँ है, बोलेंगे फिर हमारा वापस कर दो। आपके साथ फाइट करने के लिए पैसा क्यों है? आप सोचो बेटा, अगर आपका नेबर है और आपके नेबर ने आपसे 1 लाख रुपए लिए है कि सर मेरी हेल्प कर दो, मुझे नीड है, ठीक है, आपने उसको हेल्प कर दी, उसको जरूरत थी पैसों की, और 10 दिन बाद वो एक नई गाड़ी खरीद रहा है 10 लाख की, क्या आप उसको अलाउ करोगे? जब गाड़ी खरीद के वो आपको दिखाएगा कि देख मैंने न्यू गाड़ी ली है, तो आप बोलोगे मेरा पैसा तो दिया नहीं आपने अभी तक, आप गाड़ी कैसे ले सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस थिंग? अगर आपके पास पैसे फालतू है तो मेरा तो पैसा वापस कर दो ना, मेरे पैसे से गाड़ी खरीदनी है आपने, इसलिए आप अलाउ ही नहीं करोगे। आप बोलोगे मुझे नहीं पता, मेरा पैसा आज ही चाहिए, मुझे गाड़ी बेचो, जो मर्जी करो, मैंने आपको हेल्प के लिए दिया था। तो इंडिया ने जो पैसा लिया है वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लिया है, उस पैसे को इंडिया फालतू में अटैक करने में, फाइट करने में नहीं लगा सकता, जैसे यूक्रेन और रशिया का हुआ है। इन सब लोगों ने अपने, इन दोनों कंट्रीज अपने रिसोर्सेज यूज कर लिए सारे के सारे, अब इनकी इकोनॉमी कितनी पीछे चली जाएगी, यू डोंट नो। तो फाइटिंग का ये होता है, अगर आपके पास फालतू पैसा पड़े तो फाइट कर लो, किसी और के पैसे से नहीं कर सकते। तो जब हम बोरिंग्स करते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, उसका ये एक ड्रॉबैक आता है, वो बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फॉरेन डिपेंडेंसी। ठीक है, मैंने ऐसे एक्स्ट्रा में कुछ बताया, लेकिन कुछ और डाउट है किसी का इन पॉइंट्स में तो यू कैन डिस्कस विद मी, अदरवाइज आप कभी भी लीव कर सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। जी को बोल दो। सर लास्ट पॉइंट में जो डिविडेंड है ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस को जो गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट को मिल रहा है बेटा, लिखा ना, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। जैसे गवर्नमेंट ने अगर रिलायंस कंपनी के, इन्फोसिस, टाटा कंपनी है, हमारे जो भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए, तो गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है हमारी कंट्री का। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टर, और वो पैसा इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, बहुत जगह पे, तो वहां से उसको रिटर्न आती है। तो गवर्नमेंट को जो रिटर्न आएगी डिविडेंड्स वगैरह की, वो तो रेकरिंग है, वो तो हर रोज आएगी, हर साल आएगी। तो ये कैपिटल रिसीट हुई या रेवेन्यू? रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट की ना तो इससे लायबिलिटीज बढ़ रही है, मतलब गवर्नमेंट को डिविडेंड तो आ रहा है, जैसे मान लो मैंने घर बना के रेंट पे दे दिया, तो मुझे हर महीने रेंट आ रहा है,
उस रेंट के आने से मेरे पे लायबिलिटी थोड़ी बढ़ रही है, ना मेरा घर कम हो रहा है, मैं घर भी नहीं दे रहा किसी को बेच रहा, पर मुझे फ्री फंड में एक रेंट आ रहा है। तो रेंटल इनकम हर कोई कमाना चाहता है, वो ये है बेटा। इन्वेस्टमेंट इनकम का एक पार्ट रेंटल भी है, डिविडेंड शेयर्स पे, रेंट प्रॉपर्टी पे, इंटरेस्ट मनी पे, तो ये सब हमारी इनकम्स हैं, रेवेन्यू इनकम्स हैं। एनीथिंग एल्स नाउ? ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं तो। बाकी कुछ भी होता हूँ नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अब हमारा टारगेट क्लियर है, हम जस्ट एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे। तो ये बहुत ही 10 मिनट का टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और उसके दो पार्ट हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उनका सिर्फ मीनिंग आएगा, मीनिंग वही आएगा एसेट्स और लायबिलिटीज वाला। एसेट्स पे इफेक्ट आता है या नहीं आता, लायबिलिटी पे इफेक्ट आता है या नहीं आता, और फिर उनका डिफरेंस आएगा। और फिर एक्सपेंडिचर को डिवाइड करने के और भी तरीके होंगे, प्लान्ड, नॉन प्लान्ड, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, वो जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट है। इन सब पे आई थिंक थोड़ी सी बात होगी। और फिर मेन टॉपिक आपको आएगा बजट डेफिसिट, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ बजट, मेन इसके ऊपर बात होगी। तो वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए या ना हो, डिपेंड करेगा सैटरडे को। तो हो सकता है हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाए उस पर, बट आई गेस अगर 75 to 80 मिनट्स हम लगा लें तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये रहेगा नेक्स्ट क्लास में। क्लास यहाँ पे ओवर कर